हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यू को कंप्लीट किया था और आज की उस वीडियो में हम उसके आगे के और एमसीक्यू को कंप्लीट करेंगे। यानी कि हम इस सीरीज में टोटल 300 एमसीक्यू को कंप्लीट करेंगे, जो हर वीडियो में हम 50-50 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसलिए आप लोग इस 300 एमसीक्यू की सीरीज को पूरा जरूर देखना। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए ये एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर था। क्योंकि जो मशीनी लैंग्वेज होती है, मशीनी लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है, इसीलिए उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज हो गई और बेसिक और सी लैंग्वेज हो गई, इन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इन लैंग्वेज को कंप्यूटर हमारा समझता नहीं है। जैसे कि जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, एक व्यक्ति को हिंदी लैंग्वेज का ज्ञान हो और दूसरे व्यक्ति को इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान हो, तो जो व्यक्ति इंग्लिश बोलेगा उस लैंग्वेज को हिंदी वाला व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, और जो हिंदी बोलेगा उस लैंग्वेज को इंग्लिश वाला व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। तो बीच में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत होगी। तो तीसरा व्यक्ति जो होगा वो ट्रांसलेटर के रूप में काम करेगा, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा और इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करेगा, तब दोनों व्यक्ति आपस में बातों को समझ सकते हैं। ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर में भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। जो हमारे इंटरप्रेटर और कंपाइलर होते हैं, हमारे ट्रांसलेटर होते हैं, और इनके ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें हमने ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर और असेंबलर को अच्छे से कंप्लीट किया है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो मशीन लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती हैं। तो जो मशीन लैंग्वेज होती हैं, मशीन लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड को प्रयोग करती हैं। जो न्यूमेरिक कोड होता है, मशीनी लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड को प्रयोग करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी न्यूमेरिक कोड। क्योंकि जो न्यूमेरिक कोड होते हैं, कंप्यूटर हमारा मशीन लैंग्वेज को समझता है 0 और 1। तो 0 और 1 ये हमारे न्यूमेरिक कोड होते हैं, कंप्यूटर इसी लैंग्वेज पे काम करता है। फिर हमारा नेक्स्ट है, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, ये डाटा को स्टोर करता है, उस पर गणना करता है, तो कौन से नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाइनरी नंबर। यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर डाटा की गणना और समझने के लिए करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। यानी कि स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टेराबाइट। यानी कि जो टीबी दिया गया है, टीबी का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट, और सबसे छोटी यूनिट इसमें से है केबी किलोबाइट। फिर इसके बाद आएगा हमारा एमबी मेगाबाइट, फिर जीबी गीगाबाइट, फिर हमारा ऑप्शन नंबर बी टीबी टेराबाइट सबसे बड़ा यूनिट होता है। आप लोग इनके बारे में तो जानते ही होंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिट किसका लघु रूप है। यानी कि जो बिट है, बिट किसका लघु रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जो बाइनरी डिजिट होते हैं ये सबसे छोटे होते हैं। तो यहाँ पर बिट में सबसे छोटा होगा ऑप्शन नंबर सी बाइनरी डिजिट, बिट सबसे लघु रूप है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं। यानी कि हाउ मैनी ऑप्शंस आर देयर फ्रॉम 1 बाइट। यानी कि एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8। यानी कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 8 होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। यानी कि जो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिट। बिट कंप्यूटर मेमोरी में सबसे छोटी यूनिट होती है। फिर हमारा नेक्स्ट है, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है। यानी कि कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है। या फिर हम कह सकते हैं 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं।
यानी कि जो हमारा कंप्यूटर समझता है, यानी कि जिन भी नंबरों को समझता है वो हमारे 0 और 1 होते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी नंबर प्रणाली में टोटल 2 अंक होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, डॉस का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म, यानी कि डॉस, यानी कि जो डॉस है इसका पूरा नाम क्या है? ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है डॉस का पूरा नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉस का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फिर हमारा नेक्स्ट है कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जब हम कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं तो किस सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये यूजर के लिए बनाए जाते हैं। यूजर किसी भी काम को करेगा तो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर पे करेगा, और जो सॉफ्टवेयर होंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे, और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे कंप्यूटर के लिए होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, टाइपिंग, इस तरीके के जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। यानी कि यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए कंपाइलर, ऑप्शन नंबर बी असेंबलर, ऑप्शन नंबर सी इंटरप्रेटर एंड ऑप्शन नंबर डी प्रोसेसर। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर की असेंबली भाषा, यानी कि जो कंप्यूटर में असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम होते हैं और हम उनको मशीन भाषा में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए इसमें से कौन से ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असेंबलर। असेंबलर एक प्रकार का ट्रांसलेटर है। इसका यूज हम असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने के लिए करते हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को ही समझता है। इसीलिए चाहे हमारी असेंबली भाषा हो, चाहे हाई लेवल लैंग्वेज हो, ये हमारी कंप्यूटर नहीं समझता। तो इसीलिए अगर हम किसी भी लैंग्वेज में कंप्यूटर पे काम करेंगे तो कंप्यूटर के अंदर ट्रांसलेटर होते हैं, उनको मशीनी भाषा में बदल देता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट हमारा है CDA का तात्पर्य क्या है? यानी कि CDA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होगा, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? व्हिच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू मेक रिज्यूम, यानी कि रिज्यूम बनाने के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए पेज मेकर, ऑप्शन नंबर बी MS वर्ड, या ऑप्शन नंबर सी जावा, या ऑप्शन नंबर डी ए और बी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी, यानी कि जो पेज मेकर और MS वर्ड दो हमारे सॉफ्टवेयर हैं, इन दोनों सॉफ्टवेयर का यूज करके हम रिज्यूम बना सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है MS वर्ड किसका उदाहरण है? व्हाट इज MS वर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो MS वर्ड है ये किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है, या ऑप्शन नंबर सी कंपाइलर के अंतर्गत आता है, या ऑप्शन नंबर डी रनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? यानी कि जो हमारा कंप्यूटर चल रहा है अगर हम इसको रिस्टार्ट करें तो क्या कहलाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रीबूटिंग इज करेक्ट आंसर, यानी कि ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पोस्ट का पूरा नाम क्या है? यानी कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, या ऑप्शन नंबर डी पावर ऑन सिस्टम टेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी कि पोस्ट का पूरा नाम ऑप्शन नंबर सी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इज करेक्ट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट है किस टेपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? यानी कि किस टेपोलॉजी में जो नेटवर्क हम बनाते हैं एक ही केबल के माध्यम से कनेक्ट किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी
बस टेपोलॉजी एक ऐसी टेपोलॉजी है जिसमें अगर हमें नेटवर्क कनेक्ट करना हो तो हम एक ही केबल से सारे कंपोनेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नियमों का सेट क्या है, यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं इसमें से नियमों का सेट क्या है। ऑप्शन नंबर ए डोमेन, या ऑप्शन नंबर बी यूआरएल, या ऑप्शन नंबर सी रिसोर्सेस, या ऑप्शन नंबर डी प्रोटोकॉल। तो नियमों का सेट यानी कि देयर इज ए सेट ऑफ रूल्स, नियमों का सेट जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। प्रोटोकॉल जो होता है नियमों का सेट होता है, यानी कि जहाँ पर इंटरनेट काम करता है वहाँ पर प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। इंटरनेट से रिलेटेड हम कोई भी काम करें वहाँ पे प्रोटोकॉल यूज होते हैं। जैसे कि हमें मेल भेजना हो वहाँ पर भी प्रोटोकॉल यूज होगा, अगर हम यूट्यूब चला रहे हैं तो वहाँ पर भी प्रोटोकॉल यूज होता है। यानी कि इंटरनेट की अगर बात आए तो ऐसा समझ लो कि वहाँ पर हमारा प्रोटोकॉल जरूर यूज होगा। फिर नेक्स्ट है किसका लघु रूप है, यानी कि व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ, यानी कि जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से सबसे छोटा कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए लार्ज एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी लोकल एरिया नोड्स, ऑप्शन नंबर सी लार्ज एरिया नोड्स, या ऑप्शन नंबर डी लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और इसको हम शॉर्टकट में लाइन के नाम से जानते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि हमारे नेटवर्क जो होते हैं लाइन मैन वैन ये 3 नेटवर्क हैं। तो लाइन नेटवर्क जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क ये सबसे छोटा नेटवर्क होता है। फिर इसके बाद हमारा मैन आएगा जिसकी फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है, यानी कि लाइन नेटवर्क से मैन नेटवर्क बड़ा होता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है वैन जिसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये सबसे बड़ा नेटवर्क है क्योंकि ये पूरे विश्व भर में इंटरनेट चलाता है, यानी कि पूरे विश्व भर को कनेक्ट करता है। तो हमारा मेन लैन वैन ये 3 नेटवर्क होते हैं। सबसे बड़ा होता है वैन जिसको हम वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि जब हम किसी वेबसाइट पे काम करते हों या किसी वेबसाइट पे कोई नोट्स पढ़ते हों तो देखा होगा अगर किसी वर्ड पे हम क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने एक दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं। यहीं पर क्वेश्चन का अर्थ यही है कि वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हाइपरलिंक। अगर हाइपरलिंक हमने किसी भी वर्ड पे लगा दी और उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जो वहाँ पर ऐड होगा। फिर हमारा नेक्स्ट है भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया। यानी कि भारत की वो पहली कौन सी पार्टी है जिसने इंटरनेट पे अपना वेबसाइट बनाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय जनता पार्टी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी भारतीय जनता पार्टी ने ही इंटरनेट पे सबसे पहला अपना वेबसाइट बनाया था। फिर हमारा नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है। यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने इंटरनेट पे सबसे पहले टेलीफोन डायरेक्टरी को उपलब्ध कराया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज सिक्किम। सिक्किम ने पहला इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी। फिर हमारा नेक्स्ट है HTML का पूरा नाम क्या है। यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म नेम ऑफ HTML। HTML का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो पूरा नाम होता है HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज करेक्ट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट है 75 www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। यानी कि जो www होता है ये किस प्रोटोकॉल का यूज करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये www यूज करता है। देखा होगा जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं और उस वेबसाइट का जो URL होता है URL के सबसे पहले HTTP लगा होगा या फिर HTTPS लगा होता है। तो यही हमारा www का प्रोटोकॉल होता है।
फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, यानी कि कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं और वेबसाइट का सबसे पहला पेज हमको दिखाई देता है तो उस पेज को हम किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, होम पेज। होम पेज इज करेक्ट आंसर, यानी कि जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करें और सबसे पहला पेज हमको दिखाई देता है उसे हम होम पेज के नाम से जानते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है 77, यानी कि कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। यानी कि अगर हम कंप्यूटर पे काम करते हैं और इंटरनेट हम वहाँ पे जोड़ने में कौन सा मदद करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राउज़र। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करते हैं और हम किसी ब्राउज़र को ओपन ना करें, किसी ब्राउज़र पे हम कोई सर्चिंग ना करें, तो हम क्या इंटरनेट यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ब्राउज़र की सहायता से हम इंटरनेट को यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ब्राउज़र। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है .org डोमेन का संबंध किस क्षेत्र से है। यानी कि जो .org डोमेन होता है इसका संबंध किस देश से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए डोमेन लिए जाते हैं वो .org होते हैं। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे कि डोमेन क्या होते हैं। तो डोमेन जैसे कि देखा होगा, जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वेबसाइट के लास्ट में .in, .com, .org, .edu इस तरीके के जो लगे होते हैं यही हमारे डोमेन होते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि .org डोमेन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है .com डोमेन का संबंध है, यानी कि जो .com डोमेन है इसका संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी काम करना है तो उसके लिए हम .com डोमेन खरीदेंगे और .com डोमेन से ही रिलेटेड वेबसाइट बनवाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, यानी कि भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में सबसे पहले इंटरनेट कब शुरू किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1995 इज करेक्ट आंसर। 1995 में भारत में इंटरनेट की सुविधा प्रारंभ की गई थी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। यानी कि अगर हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं और उस वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, URL इज करेक्ट आंसर। वेबसाइट का एड्रेस URL को कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है मॉडेम का पूरा नाम क्या है। यानी कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ मॉडेम। जो मॉडेम होता है इसका पूरा नाम क्या है, इसको हम मॉडेम के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। यानी कि मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर जो है करेक्ट आंसर है, ये मॉडेम का पूरा नाम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ ईमेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज करेक्ट आंसर, यानी कि ईमेल का फुल फॉर्म होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। यानी कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ इंटरनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल नेटवर्क। ये इंटरनेट का पूरा नाम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना राजपथ किसे कहते हैं। यानी कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट को सूचना राजपथ के नाम से जानते हैं, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से हम कोई भी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत ही आसानी से पहुंचा सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है। यानी कि जो ईमेल होता है, ईमेल का जन्मदाता या फिर ईमेल का आविष्कार किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है www के आविष्कारक कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
टिम बर्नर्स-ली ने WW का आविष्कार किया था? WW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर्स-ली ने WW का आविष्कार किया था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, यानी कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कि इंटरनेट में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि TCP/IP ये इंटरनेट के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं और TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज को रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाए जाते हैं? यानी कि जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, उससे हमें रीलोड करना हो, जिसको हम रिफ्रेश के नाम से जानते हैं, तो उसके लिए हम रिफ्रेश बटन प्रेस करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल लिखना किसके समान है? यानी कि जब हम ईमेल लिखते हैं तो ये किसके समान माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईमेल लिखना पत्र लिखने के समान होता है, क्योंकि जिस तरीके से हम पत्र लिखकर किसी दूसरे के पास भेजते थे, ठीक उसी तरीके से हम ईमेल के माध्यम से ही पत्र को भेज सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है, MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? यानी कि जो MS ऑफिस 2000 थी, इसको किस कंपनी ने बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर माइक्रोसॉफ्ट होगा, क्योंकि MS ऑफिस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं? यानी कि हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए पॉल एलन, या ऑप्शन नंबर बी बिल गेट्स, या ऑप्शन नंबर सी ये एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये एंड बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि पॉल एलन और बिल गेट्स ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, यानी कि जो विंडोज सॉफ्टवेयर था इसका निर्माण किस कंपनी ने किया? तो ऑप्शन नंबर ए विप्रो के द्वारा, या ऑप्शन नंबर बी एप्पल कारपोरेशन के द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी IBM के द्वारा, या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी IBM इज करेक्ट आंसर। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण IBM के द्वारा किया गया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? यानी कि जो चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनका नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट है, भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा इंटरनेट कौन से राज्य में यूज होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में इंटरनेट सबसे ज़्यादा यूज होता है और इंटरनेट उपभोक्ता महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? यानी कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर किस देश में है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड स्टेट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट में सबसे अधिक कंप्यूटर पाए जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है, फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश में है? यानी कि फेसबुक का यूज करने वाले सबसे अधिक यूजर किस देश में पाए जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेरिका में फेसबुक के यूजर सबसे अधिक हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? यानी कि जो हमारा कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कीबोर्ड को हम हिंदी में कुंजी पटल के नाम से जानते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल्स की संख्या किसके नाम से जाने जाते हैं? यानी कि जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन में पिक्सल्स होते हैं, यानी कि जो स्क्रीन हमको दिखाई देती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्रीन रिजोल्यूशन इज करेक्ट आंसर, यानी कि स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या को हम स्क्रीन रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 और इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? हु शो योर पोजीशन इन टेक्स्ट। जैसे कि हम किसी भी एप्लीकेशन पे काम करते हैं, नोटपैड, एक्सेल या MS वर्ड, तो इसमें जो हमारा टेक्स्ट होता है इसकी कौन पोजीशन बताएगा कि कहाँ पे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि जो हमारा कर्सर होता है,
कर्सर हमको बताता है टेक्स्ट की पोजीशन। तो इस वीडियो में हमने टोटल 50 MCQ को कवर किया और टोटल हमारे 100 MCQ हो गए हैं, यानी कि 2 वीडियो में हमने टोटल 100 MCQ को कवर कर लिया। तो इस वीडियो में टोटल हमने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया और अगले वीडियो में हम 101 MCQ से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।